नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की, 8 राज्यों में बदले गए राज्यपालों की। जानेंगे क्यों मुश्किल में फंस गए हैं नीतीश कुमार, राहुल के सवाल से क्यों बच रही है सरकार। बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती परेशानी की, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर तेज होती सुगबुगाहट की, और बुलेटिन के आखिरी में बात ट्विटर पर सरकार के बाद अब कोर्ट क्यों दिखा रहा है सख्ती। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिराग पासवान ने कोर्ट जाने की दी धमकी, कहा अगर एलजेपी कोटे से मोदी मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को बनाया गया मंत्री तो मैं कोर्ट में दूंगा इसे चुनौती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पीएम मोदी को नसीहत, कहा पहले दिल्ली संभाले फिर बंगाल की तरफ देखें। विधानसभा में चर्चा के दौरान बोली ममता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जगन्नाथपुरी के अलावा कहीं भी नहीं निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ओडिशा, गुजरात सहित कई राज्यों में निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। शेयर बाजार में रही गिरावट, 19 अंकों की गिरावट के साथ 52,861 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 16 अंकों की गिरावट के साथ 15,818 पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल अब तय हो चुका है। संभावित मंत्रियों को दिल्ली से फोन भी पहुंचने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी मुख्यालय से फोन कर दिल्ली बुलाया गया। 8 जुलाई को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है, तो किस किस को मिल सकता है मोदी मंत्रिमंडल में मौका, देखिए ये रिपोर्ट। सियासत में कैबिनेट विस्तार का मतलब केवल खाली पड़ी मंत्रियों की कुर्सियों को भरना नहीं होता, बल्कि इस विस्तार से सत्तारूढ़ पार्टी के कई तार जुड़े होते हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल के जरिए ही सरकार रूठों को मनाने के साथ समीकरणों को साधने और सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश करती है, और अब 1.5 साल बाद यही जद्दोजहद मोदी सरकार भी करती नजर आ रही है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अगले 24 से 48 घंटों में कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। इस बार मंत्रिमंडल में करीब 17 से 22 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस दौरान कई मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार भी लिए जा सकते हैं। वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी राज्यों का खासा ख्याल रखा जा सकता है। इस बीच जिन नेताओं की मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा हो रही है, वो एक एक करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। जेडीयू को भी इस मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि जेडीयू से किसी एक नेता को मंत्री पद मिल सकता है। इसके लिए जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, वरुण गांधी, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस समेत कई दिग्गज नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी नाराज नेताओं को मनाने के साथ साथ साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश करेगी। इस विस्तार में केंद्रीय और राज्य कैबिनेट से गायब रही कई जाति और समूहों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तो जोरों पर हैं, लेकिन देखना होगा कि पीएम मोदी किसकी एंट्री करवाते हैं और किसे बाहर करवाते हैं। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच पटना में भी सियासत तेज हो गई है। जेडीयू की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है, लेकिन सीटों को लेकर पेंच फंस गया है। नीतीश कुमार की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी बात नहीं बन पाई। ऐसे में अब नीतीश कुमार मुश्किल में दिख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी जेडीयू मोदी मंत्रिमंडल से दूर रहेगी, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर के साथ ही जेडीयू में बेचैनी दिखाई देने लगी है। पहले ही बीजेपी के दबाव में सरकार चला रहे नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू का एक भी मंत्री शामिल नहीं है, जबकि उसके लोकसभा में 16 सांसद हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी जब दूसरी बार सरकार बना रहे थे तो उन्होंने जेडीयू को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन बात सीटों को लेकर फंस गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी जेडीयू की ओर से एक कैबिनेट मंत्री बनाना चाहते थे, जबकि जेडीयू की ओर से उस समय 3 मंत्री पद मांगे गए थे, और एक बार फिर मंत्री पद की संख्या को लेकर मामला उलझता दिख रहा है। बीजेपी की ओर से इस बार भी एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, जबकि जेडीयू का दावा कम से कम 4 सीटों का है। जेडीयू का तर्क है कि उसके पास 16 लोकसभा सांसद हैं, जो बिहार में बीजेपी के लोकसभा सांसदों से सिर्फ 1 कम है। मोदी सरकार में बीजेपी कोटे से बिहार के 5 मंत्री हैं और सुशील मोदी के रूप में 6वें मंत्री को शामिल किए जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसीलिए जेडीयू की ओर से 4 मंत्री पद पर दावा ठोका गया है।
इसके साथ ही जेडीयू ने लोकसभा में एनडीए की सीटों का आधार बनाते हुए भी मंत्रिमंडल में उचित हिस्सा मांगा है। एनडीए को इस समय 325 लोकसभा सांसदों का समर्थन हासिल है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में 81 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, यानी एनडीए के पास जो सीटें हैं उनमें 4 सांसदों पर 1 मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में जेडीयू की ओर से 4 मंत्री पद पर दावा किया जा रहा है, जबकि बीजेपी की ओर से सिर्फ 1 सीट ऑफर हो रही है। संकेत ये भी है कि नीतीश कुमार के अड़ने पर पीएम जेडीयू कोटे से 2 लोगों को मंत्री बना सकते हैं, लेकिन जेडीयू 2 सीटों पर भी तैयार नहीं है, जिसे लेकर जेडीयू में असंतोष देखा जा रहा है। जेडीयू में मंथन चल रहा है कि पीएम के ऑफर को स्वीकार किया जाए या 2019 वाला ही फैसला लिया जाए। गेंद एक बार फिर से नीतीश कुमार के पाले में आ गई है और संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल से दूरी ही बनाकर रखेंगे। इस बार भी जेडीयू का कोई सांसद मंत्री नहीं बनेगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली से पटना तक सियासत चल रही है। सभी की नजरें नीतीश के फैसले पर है, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रपति ने केंद्र की सिफारिश पर कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। इसमें से एक नाम मोदी कैबिनेट के समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री का भी है। तो किस किस राज्य में हुई नए राज्यपालों की नियुक्ति और कहां के बदले गए राज्यपाल, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार माने जाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें राजनीति से दूर करने का प्लान तैयार हो गया है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कर्नाटक में सरकार भी बीजेपी की है, इसलिए उनके लिए वहां करने को क्या काम होगा ये वो खुद ही समझ सकते हैं। थावरचंद गहलोत की बीजेपी में क्या स्थिति रही है वो इसी से समझा जा सकता है कि इस समय वो राज्यसभा में बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के भी वो सदस्य हैं। केंद्रीय कैबिनेट में भी उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जैसा विभाग था, लेकिन अब उन्हें ये सभी पद छोड़ने होंगे। कई और राज्यों में भी नए राज्यपाल बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ जय आंध्र आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हरिबाबू कंभमपति बीजेपी में संगठन के कई पदों पर रहे हैं। गुजरात से आने वाले मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कई बार विधायक और गुजरात सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री रहे पटेल विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गोवा विधानसभा के पूर्व स्पीकर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। स्पीकर रहते अर्लेकर को गोवा विधानसभा को देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनाने का क्रेडिट जाता है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। वो लेखक भी हैं और उनकी किताब का विमोचन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल रहे सत्यदेव नारायण आर्य को अब त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। मूल रूप से बिहार के रहने वाले सत्यदेव नारायण 8 बार वहां की राजगीर विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड भेजा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्य मंत्री रहे बैस 7 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के राजभवन में रहेंगे। वो वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दत्तात्रेय को श्रम और रोजगार राज्य मंत्री बनाया था। बदलाव का दौर चल रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल तय माना जा रहा है, तो राज्यों में भी राज्यपाल को बदला गया है। इस बदलाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पुराना सवाल उछाल दिया है। राहुल गांधी ने राफेल का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। राफेल सौदे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमेशा सवाल उठाए। अब फ्रांस में राफेल सौदे पर जांच शुरू हुई है तो राहुल गांधी ने चुटीले अंदाज में राफेल समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रिक्त स्थान भरें, मित्रों वाला राफेल है, टैक्स वसूली, महंगा तेल है, PSU PSB की अंधी सेल है, सवाल करो तो जेल है, मोदी सरकार डैश है। आपको बता दें कि जंगी विमान राफेल के सौदे में विमानों की कीमत और नौसिखिया कंपनी को सौदे में भागीदार बनाने को लेकर राहुल गांधी शुरू से सवाल उठाते आ रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार राफेल सौदे में घोटाले की जांच के लिए JPC गठित करे और मामले की जांच कराए। वहीं देश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेर रहे हैं।
उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन मोदी सरकार तेल पर भारी टैक्स लगा रही है। नतीजा ये है कि तेल की कीमतें देश के ज्यादातर हिस्सों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। राहुल गांधी की मांग है कि मोदी सरकार तेल पर टैक्स कम करे और जनता को राहत दे। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों को बेचने और उन्हें निजी हाथों में सौंपने का भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लगातार विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। फ्रांस में राफेल सौदे की जांच शुरू हुई तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम पर सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन सवालों में इस समय कांग्रेस भी घिरी हुई है। पंजाब, राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। तो क्यों हरियाणा कांग्रेस में दिखने लगी है तल्खी, देखिए ये रिपोर्ट। इस समय दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक डेरा डाले हुए हैं। उनमें भारत भूषण बत्रा, रघुवीर कादियान, कुलदीप वत्स जैसे कई बड़े नेता शामिल हैं। हरियाणा में खींचतान शुरू हो गई है और ये मामला जल्द शांत होता नहीं दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 22 समर्थक विधायक इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनकी मांग है कि पूर्व सीएम को ही संगठन की बागडोर दी जाए। विधायकों की मांग है कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन के किसी भी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना फैसला नहीं होना चाहिए। विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना चाहते हैं। दिल्ली आने से पहले सभी विधायक हुड्डा के घर जुटे थे। हुड्डा समर्थक विधायकों में शामिल भारत भूषण बत्रा ने कहा, हमारा एजेंडा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को प्रभावित करना है कि पार्टी के मामलों में पूर्व सीएम को ही महत्व दिया जाए। इस बीच हरियाणा की एक और सीनियर लीडर किरण चौधरी ने भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है और कुमारी सैलजा का समर्थन किया है। दरअसल राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है और हुड्डा अपने लिए ये पद चाहते हैं। कांग्रेस के कुल 31 विधायक हैं, जिनमें से 22 ने हुड्डा का समर्थन किया है। इस तरह से देखें तो पलड़ा हुड्डा का भारी नजर आ रहा है। ऐसे में कुमारी सैलजा के खेमे से टकराव की नौबत आ गई है। इससे पहले भी कई बार दोनों नेता आपस में जोर आजमाइश कर चुके हैं। सैलजा के करीबी नेताओं का कहना है कि हुड्डा जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश संगठन में परिवर्तन होने वाला है। पंजाब से अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इन बैठकों में कांग्रेस आलाकमान की ओर से सिद्धू को पार्टी या संगठन में सम्मानजनक स्थान की पेशकश के साथ मनाने का प्रयास किया गया। पंजाब की रार थामने की कोशिश में जुटे कांग्रेस आलाकमान के सामने हरियाणा कांग्रेस की रार एक नई मुसीबत बनकर आ गई है। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस समय आमने सामने है। विधानसभा चुनावों के बाद से ही हुड्डा प्रदेश संगठन में अपने समर्थकों के लिए ज्यादा जगह चाहते हैं और इसे लेकर ही हरियाणा कांग्रेस में विवाद है। विवाद जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर भी चल रहा है, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया है कि बिना परिसीमन के वो चुनाव नहीं कराएंगे। परिसीमन आयोग की टीम इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। देखिए ये रिपोर्ट। परिसीमन आयोग के जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू होने के साथ ही राजनीति तेज हो गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने आयोग के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया है। आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले गुपकार गठबंधन के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अलग अलग रास्ते चुने हैं। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने घोषणा की है कि 5 सदस्यीय टीम आयोग से मिलेगी, जबकि पीडीपी आयोग से नहीं मिलेगी। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीडीपी परिसीमन आयोग को ये पत्र भेज रही है। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए भी अभी तक कोई आधारभूत कार्य नहीं किया गया है। राजनीतिक गतिविधि के लिए कोई विश्वसनीय कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसको देखते हुए परिसीमन आयोग की बैठक में पीडीपी शामिल नहीं होगी। पीडीपी को छोड़कर प्रदेश के बाकी 11 दलों ने परिसीमन प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जता दी है। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा भाजपा, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख हैं। कई संगठनों ने भी आयोग से मिलने का समय मांगा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किए जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी का कहना है कि परिसीमन आज की परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए, न कि 10 साल पुरानी जनगणना के आधार पर। परिसीमन आयोग के सदस्य 4 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर हैं। इस दौरान आयोग के सदस्य दोनों संभाग में 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों से मिलेंगे। वैसे दावा ये किया जा रहा है कि परिसीमन आयोग का ये दौरा जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर तय करने के लिए निर्णायक होने वाला है। आपको बता दें कि 2014 में जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव हुआ था और यहां पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी।
2018 में बीजेपी ने महबूबा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 2019 में राज्य का विभाजन कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद से ही राज्य में नए चुनाव कराए जाने की मांग हो रही है। उम्मीद है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने के साथ ही चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्विटर की बढ़ती मुश्किलों की। नए आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच तकरार जारी है। अभी तक ट्विटर सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानने में आनाकानी कर रहा था। साथ ही बीते दिनों केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया था। बाद में एक चेतावनी के साथ इसे चालू किया गया। ट्विटर के रुख को देखते हुए एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी। तो कोर्ट में क्या कहा है ट्विटर ने, देखिए इस रिपोर्ट में। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने कोर्ट में ये स्वीकार किया है कि उसने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया है। ट्विटर के इस कबूलनामे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट कंपनी को सुरक्षा नहीं दे सकता। ट्विटर से कोर्ट ने सवाल किया कि अगर 21 जून को ग्रीवांस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरे अधिकारी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। ट्विटर को दूसरे अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए थी। इसे ट्विटर के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है और न ही अनिश्चित काल का समय दिया जा सकता है। कोर्ट ने ट्विटर से कहा कि जल्द से जल्द बताए कि ग्रीवांस अधिकारी को कब तक नियुक्त कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार के नए आईटी नियम लागू होने के बाद गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे स्वीकार कर लिया है और नियमों के अनुसार काम भी कर रहे हैं। फेसबुक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि फेसबुक ने 30 मिलियन से अधिक पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की। इंस्टाग्राम ने 15 मई से 15 जून के बीच लगभग 2 मिलियन पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की। गूगल ने यूट्यूब समेत अपने उत्पादों से 59,350 लिंक हटा दिए, लेकिन ट्विटर अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।